सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 अप्रैल को। तो हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए हर साल इसे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अच्छा, इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम। इसकी थीम क्या रही? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्या रही थीम? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अब इंपॉर्टेंट डेज की बात है तो हमेशा मैं आपको रिवाइज कराता हूं, अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। और अगर आप में से कोई इसे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए मैं इसको स्क्रीन पे शो कर दूंगा सारे डेज, तो आप देखते हुए बोलते हुए चलना, क्योंकि बोलने से चीजें याद होती है। तो 1 अप्रैल को मनाया उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे मनाया। और 5 अप्रैल को ही इस बार पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया, जिसकी थीम रही थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया, नेशनल सेफ मदरहुड डे। फिर 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 14 अप्रैल को पहली बार विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया। और 14 अप्रैल को ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया, विश्व कला दिवस। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया, जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया, जिसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। और 21 अप्रैल को ही भारत में सिविल सर्विसेज डे भी मनाते हैं। फिर 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया, वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। फिर 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस मनाया, और इस बार की इसकी राजधानी रही थी कुआलालंपुर, मलेशिया। और फिर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया, जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और 25 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे भी मनाया, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। और अब 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। वैसे मंथ के एंड में सारे इंपॉर्टेंट डेज का मैं छोटा सा वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, साथ में इसकी क्विज भी लगवा दूंगा, ताकि ये सारे डेज आपको याद हो जाए। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें राज्य की जो महिलाएं हैं वो घर पर मास्क बनाएंगी, और सरकार हर मास्क के उन्हें 11 रुपए देंगी। इससे उन्हें आमदनी तो होगी सही, साथ में वो पुण्य का काम भी करेंगी। पुण्य का काम कैसे? अभी आपको पता है मार्केट में मास्क की वैसे ही बहुत कमी है, तो उनके बनाए मास्क को लोग पहनेंगे, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल इसकी भोपाल है। और याद रखना, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भी आपका कहां पर है? भोपाल में ही है। मुख्यमंत्री वापस से बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। याद रखना, देश का पहला हीरा संग्रहालय कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। वहीं देश का पहला मकड़ालय अरकनेरियम ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और अभी इसके नए मुख्य सचिव भी बने थे, कौन? इकबाल सिंह। और अभी मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल भी शुरू किया था। आपको याद होगा, जो मध्य प्रदेश में इंदौर है वो ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला शहर भी बना था। और उसी तरह से इंदौर में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनाया जाएगा, ये भी याद रखना। और आपके खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो एग्जाम में पूछा गया था एक बार, कि असम के खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? तो मदन कामदेव को कहते हैं, ये याद रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे बना है? तो मध्य प्रदेश के देवास में बना है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा भी लागू किया था। एस्मा क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। और इसके अलावा अभी कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी इसने शुरू की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। तो इस एप्लीकेशन की मदद से दवा की दुकानों से खांसी, सर्दी जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नजर रखी जाएगी ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं। तो अगर आप दुकान पे दवा खरीदने जाते हो तो दुकान वाला आपसे फ़ोन नंबर वगैरह आपकी डिटेल मांगेगा, फिर आपको दुकानदार को वो डिटेल देनी होगी, फिर वो दुकानदार सरकार को आगे आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक और क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना को फिर से शुरू किया आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या होगा, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको 40,000 रुपए तक लोन बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन सुनो। अभी आंध्र प्रदेश ने जो अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण की घोषणा की थी उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 3 अलग अलग प्रश्न बताए जो कि रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। वैसे चाहता तो इन 3 प्रश्न को अलग अलग 3 प्रश्न बना करके मैं बता सकता था, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाती और उसमें टाइम भी ज्यादा लगता। तो मेरा काम फॉर्मेलिटी करना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर की संख्या पे ध्यान मत दिया करो कि 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। फिर वो फॉर्मेलिटी करने वाली बात अलग हो जाती है कि मैं 12 क्वेश्चन ना करके फिर उनको अलग अलग करके 16, 17, 20 क्वेश्चन तक लेकर के जाऊं। चलो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। इसकी देखो अभी तो कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती, और अमरावती में ही याद रखना देश का 25वां हाईकोर्ट भी बना है, जिसके अभी चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में JK माहेश्वरी। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आंध्र प्रदेश में रायतु भरोसा योजना भी शुरू की गई थी, और इसी तरह से एक रायतु बंधु योजना भी है जो कि तेलंगाना की है। बाकी और योजनाओं के बारे में आपको बताऊं तो अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश की है, नेस्तम नेस्ता योजना आंध्र प्रदेश की है, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना भी यहीं की है, और अभी नवरत्न नालू पेदलंद रिकी इलू योजना भी शुरू हुई थी, और आपको पता होगा मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी यहीं पे शुरू हुई थी। उसके अलावा देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी आंध्र प्रदेश में है। और अभी आपको याद होगा कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी और उसने कहा था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। उसके अलावा अभी चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। याद रखना भैया, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये आपका बना था कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और अभी नीति आयोग ने बताया था कि पोषण अभियान को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, जबकि उसमें भाग लेने वालों की संख्या के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और याद रखना अभी आंध्र प्रदेश में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। उसके अलावा राज्य के पशु की बात कर लेंगे तो काला हिरण है, राज्य के पक्षी की बात करेंगे तो रोज रिंग्ड पैराकीट है जो एक तरह का तोता है, राजकीय फूल है जैस्मिन, राजकीय पेड़ है नीम का, और राजकीय फल है आम का। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अच्छा देखो, अगर वीडियो की स्पीड किसी को ज्यादा लगती है तो आप यहाँ पे ऊपर 3 डॉट दिखेंगे, उसको प्रेस करना, तो वहां पे आपको स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां पे मैनुअली अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड को सेट कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग उद्योग को। तो अभी सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर यानी कि 6 महीने तक जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। अब इससे क्या होगा, तो अब बैंकिंग क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना वायरस के कारण आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ गई है। इसी कारण से श्रम व रोजगार मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। चलो आपके लिए एक प्रश्न है, आप मुझे बताओ श्रम व रोजगार मंत्री कौन है हमारे? और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस IIT ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन है IIT दिल्ली ने।
तो भारत में कोरोना के संक्रमण और उसके प्रसार का पूर्वानुमान यानी कि भविष्यवाणी और आंकलन करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक डैशबोर्ड तैयार किया है और इसका नाम रखा है प्रकृति। और इससे देश में 3 सप्ताह तक कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म भी है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। अच्छा, अभी कुछ आईआईटीज न्यूज में थे, जैसे कि आईआईटी रुड़की की बात करेंगे तो अभी कल परसों ही पढ़ा था। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जो एक्स रे का उपयोग करके 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगा सकते हैं। उसके अलावा अभी आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। और अभी ट्रिपल आईटी दिल्ली भी न्यूज में था। ट्रिपल आईटी दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसने वॉश करो नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया था। जबकि आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया है और डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंक नाम से बनाया है। अभी आईआईटी मद्रास भी न्यूज में था क्योंकि भारत की पहली हाइपरलूप पोड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। आईआईटी की बात करेंगे तो कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था जो कि मरीजों को खाना और दवाई देने का काम करेगा। और आईआईटी गांधीनगर न्यूज में था क्योंकि इसने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। और हिमाचल प्रदेश का आईआईटी मंडी, इसने अभी हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर है अमेजन ने किस देश में लोकल शॉप्स ऑन अमेजन नाम का कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा भारत में। तो अभी अमेजन इंडिया ने लोकल शॉप्स ऑन अमेजन नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय खुदरा विक्रेताओं यानी कि रिटेलर्स को डिजिटल क्षेत्र में लाना। अमेजन की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके सीईओ और फाउंडर हैं कौन? जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मालिनी शंकर को। तो अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड जो है उसका एक बार फिर से गठन किया है। तो इंडियन शिपिंग या उसके विकास से संबंधित या उससे जुड़े हुए जो भी मामले होंगे उसके बारे में इसके द्वारा सलाह दी जाएगी। और इस राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है मालिनी शंकर को। बाकी बबीता रायडू की बात करेंगे तो ये अभी सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी। समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ बने थे और अनामिका रॉय ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की एमडी सीईओ बनी थी। अच्छा, बात शिपिंग की हुई है तो शिपिंग राज्य मंत्री कौन है? हमारे मनसुख मंडाविया है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक ऑफिशियल लोगो का अनावरण किया गया, रिलीज किया गया? तो कहां पे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका में। तो अभी वर्ल्ड गेम्स 2022 के ऑफिशियल लोगो का अनावरण अमेरिका के बर्मिंघम में किया गया है। अच्छा, याद रखना एक बर्मिंघम आपका यूके में भी है जहां पे भी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और लेकिन ये प्रश्न में जो हम बात कर रहे हैं ये अमेरिका के बर्मिंघम में होंगे। ये भी 2022 में ही होंगे वर्ल्ड गेम्स। एक्चुअली में पहले ये 2021 में होने वाले थे, लेकिन आपको याद है इस साल जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था उसे कोरोना वायरस के कारण शिफ्ट कर दिया गया 2021 में। तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक को भी शिफ्ट कर दिया और वर्ल्ड गेम्स पहले 2021 में होने वाले थे, तो दोनों का टकराव हो रहा था। इसी कारण से वर्ल्ड गेम्स को शिफ्ट करना पड़ा 2022 में। वैसे तो काफी सारे टूर्नामेंट रद्द भी हुए हैं और बहुत सारों को स्थगित किया गया है। कुछ मेरे को याद आ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट। रोजर्स कप पहले तो याद रखो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, 2020 में ही होने वाला था, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2020 में ही इंडिया में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भी होने वाला था, उसे भी स्थगित कर दिया गया। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट ये भी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यूरो कप यानी कि यूरोपियन 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट ये भी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और आपको पता ही होगा इस साल वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस होने वाला था, लेकिन उसे भी स्थगित कर दिया गया। अब ये होगा 2024 में, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी। अच्छा, इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लो लाओसेन स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अंबुबाची मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम में। अब ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ये अभी न्यूज में रहा था, क्योंकि इस साल जो आपका अंबुबाची मेला होने वाला था वो कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। इसे हर साल असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है और इसे अभी रद्द कर दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है। अब असम की बात है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी।
और असम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा है। याद रखना, बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा पुल, ये आपका असम में ही है, भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई है लगभग 9.15 किलोमीटर। किस नदी पे है? लोहित नदी पर है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है, वो भी असम में ही है। बाकी और नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क भी यहीं पर है। आपको याद होगा, वैसे इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था, असम के गुवाहाटी में ही हुआ था, और जिसे जीता था किसने? महाराष्ट्र ने 256 मेडल के साथ। और इसी तरह से याद होगा आपको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका असम का है। और इस साल जो 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार भी मिला था। तो ये कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर ने संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे ने। तो अभी पुणे नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और इस एप्लीकेशन को होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए डेवलप किया गया है, जो विदेशी यात्राओं से लौटे हैं और जिन्हें कोरोना वायरस के इलाज के बाद छुट्टी मिली है। तो उनका ध्यान रखा जाएगा कि वो घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और अभी आपको पुणे से कुछ याद भी आ रहा होगा, पुणे में स्थित माइलैब डिस्कवरी एंड रिसर्च की टीम ने कोविड-19 के लिए पहली बार भारत में बनी टेस्ट किट तैयार की थी, जिसका नाम बता सकते हो क्या था? पैथो डिटेक्ट था। तो वो भी ध्यान होना चाहिए आपको। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेटीएम के साथ। तो अभी वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, जो क्या करेगा, जो व्यक्ति होते हैं या जो छोटे व्यवसाय हैं, जो भी लॉकडाउन के वजह से काफी प्रभावित हुए हैं, तो उनको एक्स्ट्रा इनकम कमाने में ये मदद करेगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने पेटीएम यूज करते हो आप, और पेटीएम में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक बार पंजीकृत हो गए, तो उसके बाद आप वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज करोगे तो आपको पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। इसमें रिचार्ज करने पे आपको कैशबैक मिलेगा। अच्छा, वोडाफोन आइडिया, ये आपस में इनका विलय कब हुआ था? ये मर्ज कब हुए थे? तो याद रखना 2018 में ये मर्ज हुए थे। अच्छा, पेटीएम की अगर बात कर लेंगे तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है, और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। और अभी एक अपॉइंटमेंट हमने देखा था पेटीएम में, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने थे? विनीत अरोड़ा बने थे। तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 4.49% कर दिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंधन बैंक में। तो अभी तक सिंगापुर के इस कैलेडियम इन्वेस्टमेंट की बंधन बैंक में हिस्सेदारी थी 3.39%, तो अभी इन्होंने इसे 1% से बढ़ा दिया है, और अब ये बढ़कर के 4.49% हो गई है। अच्छा, इसी तरह से अभी आपको याद होगा चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसी तरह से भी आपको याद होगा जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने एचडीएफसी में अपनी 1.1% की हिस्सेदारी कर ली है। और अभी फेसबुक ने भी रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली है। बाकी बंधन बैंक की बात करेंगे तो स्थापना 2015 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर याद रखना कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। वैसे कोलकाता में और किस बैंक का हेडक्वार्टर है? यूको बैंक का भी है। और बंधन बैंक के सीएमडी है चंद्रशेखर घोष, और इसका जो टैगलाइन है वो क्या है? आपका भला सबकी भलाई। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किस राज्य ने या यूनियन टेरिटरी ने नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया आपने अभी तक, या इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।